उड़ीसा के साथ मेरे को लगा कि इन्होंने गैम्बल लिया। यूपी की अगर मैं पहले बात करूँ, ये इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टिव रहा है। लंबी बात रहा तो मतलब खासी है, अराउंड 68 सीट्स जीत, इस बार वो गिर के 38 पे आ गई है। दिल टूटा है पर रुका तो नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ जनरल टॉक्स। सो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो हम लोग लास्ट टाइम उद्दीपन कहाँ से यूपी के बारे में बात करना था हमको। हाँ, तो चलिए आप स्टार्ट करिए, फिर बाकी मैं भी उसको कंटिन्यू करूँगा। देवेंद्र, यूपी की अगर मैं पहले बात करूँ तो एक बात हमें बहुत सुनने को आई थी कि एक ये जो क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स को लेके, मतलब जो एमपीज को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर में हमें सुनने में आया एक वो था, क्या बोलते हैं, मतभेद था। ओके। मतभेद और मनभेद दो अलग वर्ड है। हाँ, मतभेद ओके। मतलब डिफरेंस इन ओपिनियन, और ओके। मनभेद मतलब समझ रहे क्या होता है? मनभेद मतलब एक डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी होता है। तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था बिटवीन द सीएम ऑफ यूपी मिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड द होम मिनिस्टर अमित शाह। मतलब यूपी का पॉलिटिक्स इतना इजी एंड क्लीन नहीं है दूसरी जगह से अगर हम कंपेयर करें तो। हाँ, मैनिपुलेटिव है वहाँ का पॉलिटिक्स। मैनिपुलेटिव है, आपको ज़्यादा पता होगा, आप यूपी के खुद है। पर जैसे मतलब मुझे जो ज़्यादा चौंकाने वाली कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो थी ऑब्वियसली अयोध्या। पहले ही अयोध्या की बात मैं करना चाहूँगा। वहाँ पे बीजेपी का हार मतलब काफ़ी, पर एट द एंड ऑफ द डे आई वुड गिव क्रेडिट टू अखिलेश यादव एंड समाजवादी पार्टी। एंड वहाँ पे उन्होंने अच्छा लड़ा, और उनके जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ था वही सबसे यूपी ज़्यादा में, वो इफेक्टिव था। मैं अगर कहीं पे भी मैं बोलूँगा जहाँ पे ये इंडिया ब्लॉक सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोलाइड करके एक साथ काम करने के लिए मतलब अच्छा काम किया, वो है यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। रही बात बीजेपी कहाँ लैग कर गई यूपी में, मेरे को लगता है देखिए यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मतलब आपको हर किस्म के लोग मिल जाए। ठीक है, आपको बहुत गरीब भी लोग मिल जाएंगे, आपको मीडियम मतलब ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास के लोग ही मिल जाएंगे, और कुछ काफ़ी मतलब अमीर जो लोग हैं वो तो नोएडा साइड में आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल मिल जाएंगे वहाँ पे। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि हाँ देखिए, आप आज के टाइम जो हाइंडसाइट हम बोलते हैं, हाइंडसाइट में देखने को हम बहुत कुछ पॉइंट आउट करके चीज़ें को ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आज के टाइम पे बात करके इतना फ़ायदा नहीं है। पर मेरे को लगता है कि यूपी उसके लिए एक सीख होगी, और अगले जनरल इलेक्शंस जब होंगे तब उसकी तो चले देरी, आप स्टेट इलेक्शंस है यूपी में शायद इस साल 2000, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेंगे अखिलेश यादव। और एक और चीज़ जो मतलब अखिलेश का एक स्ट्रॉन्ग, कल जो हम बात कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग रीजनल कनेक्ट, ये जो रीजनल पार्टीज की स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है ना, यही मतलब इन पार्टीज को बहुत अलग कर देते हैं देन कांग्रेस एंड बीजेपी। वो उसको कास्ट सपोर्ट बहुत मिल जाता है। हाँ, आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ला कि यूपी की कास्ट वाले जो पॉलिटिक्स जो अखिलेश यादव पहले से खेलते आते थे, पर इस साल इन्होंने नहीं खेला। इन्होंने इस बार एकदम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अपनी चीज़ों को मतलब अच्छा मैं बोलूँगा इस साल दो पार्टीज ने बहुत अच्छा अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किए। एक है टीएमसी, दूसरा है एसपी। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हुए मैं यूपी आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। आप कैसे देखते हैं इस यूपी के इलेक्शन? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि बीजेपी कहाँ लैग करी, क्योंकि पिछली बार जैसे 2019 में अराउंड 68 सीट्स जीती थी बीजेपी। हाँ। और इस बार वो गिर के 38 पे आ गई है। हाँ। तो जो मेन पॉइंट ये है कि अयोध्या में कैसे वो नहीं जीत पाई। हाँ। वहाँ पे ये रीज़न ये है कि जो भी अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ उसके लिए जो रोड्स वाइडर हुई, उनकी वजह से कई लोगों के घर टूटे। उस पर नॉर्मल जनता उस पर कुछ ज़्यादा ही भड़की हुई थी। हाँ, कि उससे उनका काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो गया जनरल पब्लिक का। तो वो एक रीज़न लगा हमको अयोध्या में, और मेनली रीज़न यूपी का कास्ट में बहुत ज़्यादा वो चला गया, क्योंकि जो समाजवादी है वो उसी तरीके से एडवर्टाइज़ करती है कि लोअर कास्ट को वो सपोर्ट करती है, हम आपका ये कर देंगे, हम आपका। और वो जो आपने कल वाली वीडियो में बोला था कि जो
वो कास्ट रिजर्व सिस्टम की बात करी थी, हाँ तो वो उसको चीज़- लेके उन्होंने भी खूब पावर अप किया कांग्रेस, और ये जब साथ मिल गए तो साथ मिल के उस चीज़ को काफ़ी पंप अप किया, इसकी वजह से भी कई सीट्स उनकी गई। तो उड़ीसा में मेरे को लगता है बीजेपी हैज़ डन, मतलब उड़ीसा के साथ मेरे को लगा कि इन्होंने गैम्बल लिया था। अगर उड़ीसा उस साइड से इस साइड चली जाती ना, उड़ीसा के बहुत ज़्यादा अलग, हाँ, मतलब पूरा मेरे को लगता है उड़ीसा वॉज द स्टेट जो डिफरेंस क्रिएट की बीजेपी के लिए। नवीन पटनायक इतने सालों से छः टर्म वो चीफ मिनिस्टर रहे थे, और उड़ीसा में तो सेम टाइम पे वो भी हुआ ना, लाइक स्टेट इलेक्शन State हुआ elections था। भी। तो वहाँ पे आई थिंक नवीन पटनायक का तो एंड हो गया, उस पार्टी का भी एंड हो गया, और जो आईएएस ऑफिसर्स था, मतलब सारा ब्लेम उस पर ही हो, मतलब सबने डाला कि वो आईपीएस ऑफिसर की गलती है, पर पांडवन था जो, तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी मैं कंसिडर करूँगा। छः टर्म्स, मतलब करीब 24-25 साल से वो लोग जीत रहे थे, ठीक है, तो एक वो हो तो जाता उसका है, तो था मतलब ही। और मतलब नवीन पटनायक भी मतलब काफ़ी एज Age तो हो हो गई है। चुका है अब, मतलब उनका भी मतलब रिटायरमेंट का टाइम आ गया। रिटायरमेंट, हाँ 80-90 साल तो हो ही गए होंगे, मतलब ठीक है। तो मेरे को लगता है कि फैक्टर्स में कहूँगा, प्राइमरी फैक्टर तो उड़ीसा में क्या बोलते हैं आपका एंटी इनकम्बेंसी था, और एक बीजेपी का सपोर्ट, तो मतलब वहाँ पे ग्रो हो रहा था। कुछ कुछ बड़े बड़े जो लीडर्स हैं ना, वो हाँ, वो support इम्पोर्टेंट रोल होल्ड करते हैं मिनिस्ट्री पे। आप देखिए रेलवे मिनिस्टर, वो भी वहाँ से, धर्मेंद्र प्रधान वो भी शायद उड़ीसा से। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है बीजेपी को थोड़ा हेल्प करती है उड़ीसा में जीतने के लिए। ऑफ कोर्स। फिर नेक्स्ट कौन सा सेट? ऊपर से संबित पात्रा, उनके संबित पात्रा तो मतलब उनके भाई, मतलब तो खास ही है। खास इंसान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। तो साउथ में, हाँ। साउथ में अगर तमिलनाडु, केरला, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अगर मैं कंसिडर करूँ तो देखिए, अब तेलंगाना में बीजेपी ने सीट्स गेन किए थे, ठीक है, आंध्र में भी इन्होंने सीट गेन किए, ठीक है। तो अगर मैं तेलंगाना हैदराबाद मतलब और उसकी बात करूँ तो देखिए, रघुनाथ रेड्डी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर है वहाँ पे, ठीक है, रविन्द्रनाथ रेड्डी, उनका भी काफ़ी सीट्स लॉस हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और फिर जो वहाँ पे पार्टी थी वाईआरएस कांग्रेस जो थी, उसने भी वहाँ पे सीट लॉस की, और एक आई थिंक जो चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें हम किंग मेकर बोल रहे हैं, ठीक है, किंग मेकर के साथ मतलब मेरे को लगता है कि उन्होंने अमरावती को लेकर जो सपना देखा था कुछ सालों पहले, अमरावती को उनको बनाना था, एक बेंगलोर, एक चेन्नई या फिर एक कोलकाता बनाना था, तो आई थिंक अमरावती के लोगों को भी वो सपोर्ट मिला। उन्होंने देखा कुछ ज़्यादा वायरस ने कुछ किया नहीं लास्ट कुछ सालों में, तो ये एक बात होगी। बाकी तमिलनाडु में शायद इस बार इन्होंने एक सीट जीती है बीजेपी ने पहली बार, हाँ, पर तमिलनाडु में तो काफ़ी वो था कि उस पर नहीं, उस पर कोई वो नहीं था कि जीत पाएंगे। हाँ, तो तमिलनाडु में एक सीट जीतना भी मैं बोलूँगा बीजेपी के लिए बहुत है, हाँ, बहुत है, काफी। क्योंकि भाई मतलब हाँ, हालांकि उन्होंने शायद उनके साथ अगर वो आ जाते, क्या बोलते हैं उनको, डीएमके के साथ, एआईडीएमके के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग आ सकते थे, हालांकि वो आए नहीं, पर स्टिल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एक लीडर है वहाँ पे। हम कहीं भी देखते हैं, जैसे आदित्य ठाकरे, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जैसा स्मूथ हुआ, उद्धव ठाकरे से आदित्य ठाकरे इतना स्मूथ नहीं है। आप देखेंगे बंगाल में जैसे ममता के बाद अभिषेक उसमें भी लोग इतना रेडली वो नहीं किया, उतना वो पर नहीं स्टेलिन नहीं, उनके बाद क्या बोलते हैं, उनके करुणानिधि के बाद जब स्टेलिन आए थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए थे। तमिलनाडु एक स्टेट है ना जहाँ पे मतलब अब वो एक हेट्रेड है टुवर्ड्स हिंदी, तमिलनाडु के लोगों को, मतलब लोगों ने एक है, मतलब तमिलनाडु में अब मूवीज़ भी नहीं घुसती वहाँ पे तमिलनाडु में, ये तो काफ़ी उस पर हाँ, वो चल रहा है। वो चीज़ें भी होती है। तो तमिलनाडु में तो देखिए, अब बाकी आते हैं केरला में कुछ सीटें इंपॉर्टेंट थी, जैसे शशि थरूर की कंस्टिट्यूंसी में जो सीट थी, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सीट थी, जो जहाँ पे शायद जो CPIM का वो एक बंदा था, उसने भी काफ़ी
सीट जीती थी, तो वहाँ पे चंद्रशेखर फिर शशि थरूर और सीपीआई का भी जो बंदा था, कोनिया सिल्वन ऐसा कुछ नाम था उसका, मेरे को नाम याद नहीं। तो वहाँ पे भी सीट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी केरला में। हालांकि मतलब साउथ इंडिया में कर्नाटका की बात करूँ, कर्नाटका में मतलब कांग्रेस मतलब बीजेपी के ठीक ठाक सा एक मतलब एवरेज है, मतलब बुरा भी नहीं, क्योंकि मैं कहूँगा कि बेटर ही है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी सीट जीता था वहाँ पे, मैं अभी स्टेट इलेक्शन जीता था वहाँ पे। तो ऑब्वियस था कि कांग्रेस का पर कांग्रेस ने मतलब बीजेपी ने उससे बेटर ही किया, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था। तो बीजेपी ने वहाँ पे थोड़ा अच्छा ही किया, पर कांग्रेस कहाँ कांग्रेस लैग करती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मेरा ये लगता है कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसपे वो इलेक्शन लड़ सके। बीजेपी चाहे कुछ भी इलेक्शन का आइडियोलॉजी लगे, चाहे मैं सपोर्ट करूँ उसे या ना सपोर्ट करूँ, पर बीजेपी उस चीज़ के साथ रहती है। अगर वो हिंदुत्व के बारे में इतना ज़्यादा वो करती है, तो वो उसी चीज़ को मतलब लेके चलती है, ठीक है। फिर ये अंबानी अदानी जो फैक्टर्स, उनको फ़र्क नहीं पड़ता देश क्या बोलते हैं, वो उनको एक कांस्टेंट सपोर्ट रहता ही है उनका। तो मेरे को लगता है आइडियोलॉजिकली कांग्रेस काफ़ी वो हो गया, वीक है। अब बट कांग्रेस ने अभी कुछ सालों में जो ये भारत जोड़ो यात्रा करी, गुड पॉइंट, और ये सब करी, इससे काफी इम्प्रूवमेंट आया है उस पार्टी का प्रॉब्लम मेरे को पता है क्या लगता है, कुछ सीनियर जो कांग्रेसमैन है उनको ना दिक्कत है राहुल गांधी के साथ, उनको दिक्कत है सोनिया गांधी के साथ। तो ये गांधी फैमिली जब तक है वहाँ पे, तो मेरे को लगता है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है कुछ कांग्रेस मतलब लीडर्स के साथ। और ये लोग ना, ये जो गांधी फैमिली है, अब जैसे शशि थरूर है, शशि थरूर को एक बार शायद कांग्रेस के जो वो थी ना, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में जगह मिलनी थी, उनको वो नहीं दिया, उन्होंने दिया अधीर रंजन को, कि अधीर रंजन ने 4 बार जीता और शशि थरूर ने 3 बार जीते। हालांकि शशि थरूर आई थिंक दैट इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्ञानी, अगर की हिस्ट्री में बोल रहा हूँ, हिस्ट्री में कोई सर्वज्ञानी लोग होगा ना तो वो शशि थरूर होगा। हिमाचल के बारे में अगर मैं 4 सीट्स थी, तो वहाँ पे 4 सीट्स में बीजेपी हायर मतलब चांसेस थी जीतने की, और वही हुआ। कंगना का मेन रीजन था। कंगना मैं नहीं मानता, मेरे को लगता था कंगना नहीं जीतेगी, पर क्योंकि वो जो विक्रम भाद्रा का जो सीट है, जो उनके बेटे हैं, वो मतलब काफ़ी साल वो भी रहे थे, क्या बोलते हैं, सीएम, उनके बेटे थे विक्रम। अच्छा, विक्रम बेटे हैं उनके, वीरभद्र के। अच्छा, ठीक है। तो ये तो था, तो बाकी और क्या है, पंजाब पंजाब के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, दिल्ली के बारे में डिस्कस नहीं किया, और राजस्थान गुजरात तो कर लिया था, और गुजरात के बारे में गुजरात में क्या ही डिस्कस करना है, मतलब उसमें तो है ही, मतलब गुजरात है भाई, गुजरात में शायद 1 सीट कांग्रेस ने जीती है, शायद 1 या 2 सीट कांग्रेस ने जीती है। एक दो में तो चलो वो होता है कि कुछ, मतलब गुजरात में भी 1 सीट, हर जगह कुछ न कुछ स्टेट इलेक्शन। मेरे को लगता है अगले 4-5 साल की स्टेट इलेक्शंस काफ़ी डिफाइन करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। अब मूविंग फॉरवर्ड टू, मैं अगर हिमाचल की बात हमने कर ली, अब पंजाब की जो प्रॉब्लम इज़ फॉर रियल, ठीक है। आज अब देख सकते हैं कि एक अमरिंदर सिंह ने वहाँ से सीट जीत गए, और मेन प्रॉब्लम हुआ बीजेपी को की डिक्लाइन, और उनके जो रिलेशन विद अकाली दल के साथ उनका जो रिलेशन ख़राब हो गया, उसके बाद से मेरे को लगता है कि मतलब मैंने एक चीज़ देखी, कम्युनिटी पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है। जैसे मध्य प्रदेश यहाँ पे ये सिर्फ इतने क्यों जीतते, क्योंकि उनकी इतनी मतलब कम्युनिटी आइडेंटिटी नहीं है। मैं क्यों कहना चाहता हूँ वो चीज़, मैंने आपको कल बोला था बंगाल के बारे में, कि जब भी आपको एक मतलब आपको एक कम्युनिटी का अच्छा लीडर चाहिए, ठीक है, अच्छा फेस चाहिए, एक अच्छा फेस चाहिए। अब जैसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की जो टसल हुआ, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू हट गए वहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद से मतलब पंजाब में इतना कुछ पॉलिटिक्स में देखा नहीं। फिर कांग्रेस और आप ने जो मतलब टेक ओवर किया है यहाँ पे, तो वो काफ़ी मतलब बीजेपी को तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस में ही था, मेरे को लगता है पंजाब का तो पहले से ही सॉर्टेड था कि हाँ। बाकी रहे दिल्ली में देखिए, आपने शायद एक भी सीट नहीं जीती वहाँ पे, तो बीजेपी ने
छः सीट छः सात सीटें जीती थी। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी ने अच्छा खेला दिल्ली में भी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है। देखिए बीजेपी को अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में मतलब क्या ही मैं बोलूँ, नॉर्थ ईस्ट के उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी को। तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए असम में हेमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत ही बड़े नाम है, जिससे वो काफ़ी वोट थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट कलेक्ट करने की चीज़ें चाहते हैं। पर मेरे को लगता है कि जो मणिपुर में हुआ था, हाँ वो तो काफ़ी इफेक्ट किया और इसीलिए वो ट्राइबल स्टेट्स में उन्होंने बुरा परफॉर्म किया। वो तो था तो ही यही कि था एक मोटा मोटी स्टेट बाय स्टेट समरी। अब अगर ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो 2024 इलेक्शन काफ़ी मतलब एक अप्स एंड लोज देखे। हाँ ये इलेक्शन 2024 वाला काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टिव रहा है। जनरल पब्लिक का क्या ओपिनियन था और बाद में जो रिजल्ट आया उस पे काफ़ी डिफरेंस दिखा। अनप्रिडिक्टेबल ही था। आज जैसे हमने पार्ट 2 में यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि कैसे होगा, और जैसे हमारा पार्ट 3 आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट। हाँ क्योंकि अपकमिंग मोदी भी हमें सुनने को आया कि मोदी कभी 2 साल ही वो करेंगे। हाँ फिर रिटायर ही हो जाएंगे। हाँ फिर देखते क्या होता है। तो दिल टूटा है पर रुका तो नहीं है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही। आज हमारे 2024 के इलेक्शन पे इतना ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब इसका पार्ट 3 आएगा। हाँ पार्ट 3 में हम अपने ओपिनियन शेयर करेंगे कि अपकमिंग जो ईयर्स में जो इलेक्शंस होंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसा स्टेट बाय स्टेट हम ये भी डिस्कस करेंगे। लास्ट जो इलेक्शंस हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, ये जो इलेक्शंस हुई, बंगाल में इलेक्शंस आने वाली है, यूपी में इलेक्शंस होने वाले, दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले। तो अगले 1-2 साल मतलब गर्मा गर्मी तो है। हाँ वो तो बनी रहेगी। तो उसी गर्मा गर्मी को लेके हम लोग भी चर्चा करेंगे। और इस एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।